नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ समय से हम राजस्थान सेट परीक्षा पर बात कर रहे हैं। राजस्थान सेट परीक्षा के ज़्यादा दिन रहे नहीं हैं, इसलिए हम वो चीज़ें शुरू में पढ़ रहे हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और जो मूल रूप से हमें पढ़नी चाहिए, वो छूट नहीं सकती। तो हमने डिसाइड किया है कि हम जो 9-10 इकाई है उसको पहले पढ़ेंगे, क्योंकि वो ज़्यादातर छूट जाती है। सभी जो तैयारी करने वाले हैं वो आगे की तरफ से तैयारी करते हैं, तो वो चीज़ें आप पढ़ लिए होंगे ज़्यादातर सभी जगह से। क्योंकि हिंदी साहित्य जब हम पढ़ते हैं तो आगे जो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है, भाषा विज्ञान है, हिंदी का विकास है, ये सब लगभग हमारी एमए में कवर हो जाती है। लेकिन ये जो निबंध वाला टॉपिक है, ये वहाँ भी आपको परेशान करता है, आप वहाँ भी इसकी तैयारी सही से नहीं करते हैं। तो ये निबंध और अन्य विधाएं जो है ये हम पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हमारा निबंध जो इकाई थी ये चल रही थी। निबंध में हमने 2-3 निबंध मूल रूप से जान लिए हैं और सबको लगभग जान लेंगे। कोई निबंध छूटना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। निबंध तो सबसे पहले हम जानेंगे मूल पाठ, ठीक है। और उसके बाद में महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो जानेंगे उनके, और तत्पश्चात कुछ प्रश्नोत्तरी जानेंगे, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्यों में विद्वानों के विचार भी शामिल होंगे। इनके मतलब आलोचना की भी आलोचना जो होती है ना, वो भी शामिल होगी। आलोचककार खुद ही निबंधकार होते हैं ना, फिर भी तो ये तो 3-4 तरह से हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें, हमको पढ़ना है मूल पाठ, ठीक है। तो मूल पाठ हमने पढ़ लिए हैं, 2-3 निबंध पढ़ लिए हैं। एक हमने पढ़ा नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, और इसी निबंध पर आज हम बात करने वाले हैं। क्योंकि बाई वन छोटी वीडियो श्रृंखला के माध्यम से हम जानेंगे तो बेहतर रहेगा। लेखक इसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है, परीक्षा उपयोगी तथ्य, ये हमारी एक सीरीज आप समझ लीजिए। परीक्षोपयोगी तथ्य, और इन तथ्यों में भी आपके जो भी यूनिट है यहाँ पर जिससे संबंधित हम पढ़ रहे हैं, वो सबकी अलग अलग एक सीरीज की जाए आयोजित, तो बढ़िया रहेगा। वैसे हम अब चल रहे थे नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य है, उनमें सबसे पहले आपको हर कोई जगह पर देखने को मिलेगा प्रश्न कि इसके लेखक का नाम क्या है, ठीक है। गद्य की विधा है तो लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके लेखक है, ठीक है। और क्या इसके महत्वपूर्ण तथ्य है, निबंध संग्रह कौन सा है, इसका संग्रह कहां पर किया गया है। संग्रह है आपका कल्पलता निबंध में, कल्पलता संग्रह में, और कल्पलता प्रकाशित हुआ था 1951 में, ठीक है। प्रकाशन वर्ष पूछा जाएगा। प्रकाशन इसका हुआ 1951 में। कल्पलता निबंध संग्रह के अंतर्गत ये आपके निबंध थे, जिनमें 8-9 निबंध थे। उनमें से एक निबंध आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में, और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। एक बात हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में भी आप नोट कर लीजिए कि इनका उपनाम था व्योमकेश शास्त्री, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। व्योमकेश शास्त्री इनका उपनाम था। तो और आपको नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में महत्वपूर्ण जो बातें देखने की है वो ये है कि इसकी शैली क्या रहेगी।
वैसे प्रकार हम जाने तो पहले प्रकार हम जान लेते हैं कौन से प्रकार का निबंध है। शैली और प्रकार एक जैसी चीजें हैं, लेकिन फिर भी ललित निबंध है ये, ठीक है। और शैली है इसकी आत्मपरक। तो इसको कोई ऐसे भी कह देते हैं कि आत्मपरक ललित निबंध, ठीक। आत्मपरक ललित निबंध है ये। और इसका जब उद्देश्य आपसे पूछा जाए तो उद्देश्य कई तरीके से पूछा जा सकता है। बड़ी लाइन देकर के आपसे पूछा जा सकता है, कुछ गद्यांश देकर पूछा जा सकता है, कोई एक पैराग्राफ देकर पूछा जा सकता है, किसी विद्वान के तरीके से पूछा जा सकता है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें उद्देश्य को समझना है। लेकिन अब हम समग्र रूप से अगर समझें कि समग्र रूप से इसका उद्देश्य क्या बताया है विद्वानों ने, तो इसका उद्देश्य 2-3 प्रकार से जाता है। एक उद्देश्य तो इसमें है कि गांधीवादी दर्शन का स्थापत्य करना। दूसरा है कि अहिंसा की ओर, वही गांधीवादी दर्शन आ गया। दूसरी बात है कि मनुष्य की जो सहजात प्रवृत्ति है उसको उजागर करके मनुष्य की बुरी प्रवृत्तियों को जो है रोकथाम के लिए मनुष्य को प्रेरित करना, ये उद्देश्य हो सकता है, ठीक है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इसका उद्देश्य है मनुष्य की हिंसात्मक जो प्रवृत्ति है उजागर करना, ठीक है। और एक है युद्ध, यानी कि विश्व युद्ध की बात है ना। भाई विश्व युद्ध का क्या कारण था, अंतर्मन से ये विचार करके स्पष्ट कर रहे हैं कि अंतर्मन से वास्तव में विश्व युद्ध का क्या कारण था। विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखा हुआ था गांधीवादी दर्शन का प्रभाव। कहने का मतलब है कि गांधीवादी जो दर्शन है उसको लेखक हमारे सामने बताना चाह रहे हैं अपने गांधीवादी दर्शन को। गांधी जी के विचार यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। एक उद्देश्य यहाँ पर ये भी है, उसको हम अन्य विभिन्न तथ्य जो है उनमें जान लेंगे। वो उद्देश्य ही है जो अन्य विशेष तथ्य है कि यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है, उसमें कई चीज़ें हैं। लेखक यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं, लेखक ने हमें किस ओर इशारा किया है और लेखक इस पंक्ति से क्या कहना चाह रहे हैं, ऐसे जो प्रश्न आते हैं उनमें आपके लगभग उद्देश्य ही झलकते हैं। इसके मूल उद्देश्य ये है कि मनुष्य की हिंसात्मक वृत्ति को उजागर करना, ठीक है। और वास्तव में जो हिंसा का कारण है वो क्या है। एक शब्द में, एक पंक्ति में कोई नहीं पूछेगा, आपको परिस्थिति के हिसाब से उत्तर देना है। वहाँ विकल्पों में बहुत सारी चीज़ें आएगी, कोई कंफ्यूज में होने वाली बात नहीं है। इनमें से जो भी जिस तरफ भी आपका प्रश्न का झुकाव लगे आपको कर देना है, ठीक है। क्योंकि वहाँ क्लियर आपको देंगे नहीं और इतना उलझाने आपको कोई करेगा नहीं, एक शब्द में पूछना नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, निबंध की शुरुआत होती है, महत्वपूर्ण तथ्यों में जब हम जाएंगे तो निबंध की शुरुआत होती है लेखक अपनी छोटी सी बच्ची के मन में उठी जिज्ञासा को शांत करने के उद्देश्य से कुछ बातें अपने मन में सोचता है। जी हाँ मित्रों, तो हम बात कर रहे थे आपका निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में हमने लेखक का नाम जाना, संग्रह कौन से आया,
शैली इसकी क्या है, प्रकार कौन सा है निबंध का, आत्मपरक ललित निबंध है ये, ठीक है, विचारात्मक निबंध भी कह देते हैं इसको। उद्देश्य इसका क्या है, हिंसात्मक प्रवृत्ति को उजागर करना, या हम कह सकते हैं गांधीवाद का स्थापत्य विश्व युद्ध के मूल कारणों का अंतर्मन से विश्लेषण करना, या हिंसा के वास्तविक कारणों का पता लगाकर बताना। कहने का अर्थ है कि मनुष्य की हिंसात्मक प्रवृत्ति है जो लगातार बनी हुई आ रही है, इसको उजागर करना ही लेखक का वास्तविक उद्देश्य था। तो इसमें हमको करना क्या था, हमने पहले 4 चीजें जानने का संकल्प लिया था। पहले परिचय जानेंगे हम रचना का, लेखक का, साहित्यकार का परिचय हम जानते, वरन इसका कारण ये है कि ये एक जानी मानी हस्ती है। तो मैंने आपको एक पहले बताया था कि एक अलग से सीरीज शुरू की जाएगी महत्वपूर्ण इतिहासकार या साहित्यकारों की, ठीक है, आलोचक भी उसी में आएंगे। तो महत्वपूर्ण साहित्यकार जो होंगे ना, उनमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम सर्वोपरि में आएगा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का परिचय हम विस्तार से जानेंगे, उनके एक एक ग्रंथ को, उनके एक एक निबंध को, सब कुछ को जानेंगे। हमारे यहाँ सिलेबस में जो लगा हुआ है उसको एक बार हम जान लेते हैं, ठीक है। तो ये मूल बातें थी। अब हमें परिचय जाने, पहले परिचय जानेंगे पहले नंबर पे, ठीक है। परिचय के बाद में हम निबंध के परिचय को जानने के बाद उसमें से कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य जानेंगे कि कहाँ से आपकी परीक्षा उपयोगी चीजें हैं, और जो है हमारे रचना उसको समझने के लिए क्या हमारे लिए काफ़ी है, ठीक है। वो मूल बिंदु जो लेखक के उद्देश्य को हमारे तक जो लेखक पहुंचाना चाह रहे हैं उस बात को पहुंचाने के लिए काफ़ी है क्या, वो बात हमें देखनी है बस, ठीक है। तो वो चीज़ें देखने के लिए हमें एक पॉइंट टू पॉइंट चलना पड़ेगा, ठीक है। ये सामान्य परिचय था, आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगले उसमें आपको एक बार क्लियर टॉपिक वाइज मैं आपको इसका विश्लेषण करके बता रहा हूँ निबंध का, एक बार आप इसे नोट डाउन करिए। यस मित्रों, पुनः स्वागत है आपका एक बार। हम जान रहे थे कि उद्देश्य लेखक का क्या था। उद्देश्य वैसे जानने की चीज अंतिम में है, लेकिन फिर भी क्रमवार जब जानते हैं तो मुख्य बिंदुओं में उद्देश्य आता है। तो पहले एक बार हमने मोटा परिचय जान लिया रचना का, अब उसका पहले परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से विश्लेषण करते हैं। उसके बाद में जो हमारी रचना है उसका साहित्यिक महत्व और सामाजिक महत्व बतलाते हुए आपको फिर दोबारा एक बार परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से समझाने की कोशिश करेंगे। विश्लेषण के बाद में कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, बाकी जैसा भी हो सके मूल बिंदुओं को पढ़ लेंगे आप। मूल बिंदु जब पढ़ लेंगे आप तब कोई गुंजाइश नहीं रहेगी आपकी कि कोई प्रश्न आपका छूट जाए। तो हम जान रहे थे नाखून क्यों बढ़ते हैं, सबसे पहला जो प्रश्न आता है वो यहाँ प्रतीकों का आता है। कई चीजें लेखक ने हमारे लिए इशारा छोड़ रखी है, जैसे कि नाखूनों का बढ़ना, नाखून क्या प्रतीक है, नाखूनों का बढ़ना क्या प्रतीक है, नाखूनों को काटना कौन सी प्रतीक है, और ये बच्चे का जो सवाल करना है वो कौन सा प्रतीक है। तो शुरू में जब चलेंगे हम, बच्चे का सवाल आता है सबसे पहले, ठीक है। बच्चे का सवाल मनुष्य की सहजात प्रवृत्ति है, ठीक है। सहजात वृत्ति या प्रवृत्ति मतलब स्वाभाविक प्रवृत्ति है मनुष्य की। बच्चा सवाल पूछता है वो उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है ना, वो उसका स्वभाव है। अब और कौन सा प्रतीक है यहाँ पर, एक खुद नाखून प्रतीक है। नाखून किस चीज का प्रतीक है भाई, तो ये है पशुता का प्रतीक, हिंसा का प्रतीक, ठीक। और क्या प्रतीक है आपका, नाखूनों का बढ़ना, नाखून बढ़ते क्यों है भाई, ये क्या प्रतीक है नाखूनों का बढ़ना। नाखूनों का बढ़ना मित्रों प्रतीक है यहाँ पर
अंतः क्रूरता की उपस्थिति जो है ना मनुष्य के अंतःकरण से जो मनुष्य अपना मनुष्यत्व खो चुका है वो है अंतः क्रूरता की उपस्थिति जो होती है ना हमारे अंदर एक जानवर बैठा हुआ है, कहते हैं ना मेरे अंदर के जानवर को मत जगाओ, किसी को गुस्सा आने से पहले सुना होगा आपने, वो बात है अपने मनुष्य के अंदर का जो जानवर है वो नाखूनों का बढ़ना है। ठीक है, अब नाखूनों का काटना क्या है? नाखूनों का काटना कौन सा प्रतीक है? काटने से क्या साबित हो रहा है? काटना मनुष्यता है, मानवता, संयम, ठीक, आत्मानुशासन भी कहा जा सकता है इसको। और ये संस्कृति भी कही जा सकती है ना, परंपरा है हमारी नाखूनों को काटना, ये संस्कृति का भी अंश है। ठीक है, अब और क्या चीज प्रतीक रह गई इसमें? खुद नाखून प्रतीक, बच्चे का सवाल प्रतीक, अब जो भी बात है यहाँ पर नाखूनों का बढ़ना भी मनुष्य की सहजात प्रवृत्ति है, लेकिन मनुष्य ने, जो लेखक ने स्पष्ट किया है, जो हमें एक क्लू छोड़ देता है वो यही है कि नाखूनों का बढ़ना हमारा हिंसा का प्रतीक है। हिंसा, पशुता जो हमारी है, अंतःकरण की क्रूरता जो है वो विद्यमान रहती है, वो नाखून बढ़ते रहते हैं। तो कितने बढ़ेंगे उतना ही मनुष्य काटेगा, मतलब मनुष्य बाहर से दिखावा करता है। तो यहाँ कह सकते हैं कि जितना बढ़ना उतना काटना नाखूनों को, वो क्या है? बाहरी, एक तो दिखावा कह सकते हैं या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हम लगातार शांति की कोशिश। ठीक, जो लेखक का मूल उद्देश्य है वो लगातार शांति की कोशिश ही है। लेखक अंत में खुद के विचार छोड़ के जाते हैं कि जितने नाखून बढ़ेंगे उतने हम काटेंगे, है ना। गांधीवाद की स्थापना भी कह सकते हैं उसको। गांधी दर्शन या शांति दर्शन जो आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी का था ना, वो शांतिवादी बात है। दोनों की लगभग एक जैसी ही बातें है। तो ये तो आपके प्रतीक थे। ठीक, अब इसमें कुछ आपस में मतभेद चीजों में थोड़ा वैमनस्य तरीके से हमें समझाने की कोशिश की है लेखक ने। कुछ आपस में टकराव विचारों के आपस में है, तो वैचारिक निबंध है तो विचारों के टकराव आपस में उनमें लेखक खुद ही सवाल उठाते हैं और खुद ही जवाब फिर उनके देते भी हैं, और वो जवाब भी एक सवाल छोड़ जाते हैं हमारे लिए, और वही विचार जो होता है वो हमारे मन को उद्वेलित करता है, और वो उद्वेलित करना ही लेखक का मूल उद्देश्य होता है। ठीक है, तो वो कौन से विचार है, लेखक हमारे लिए क्या छोड़ता है, यहाँ पर क्या विचारों का टकराव है आपस में, तो वो 4 से 5 बिंदु आपको मिलेंगे। ठीक है, एक तो आपकी मिलेगी सफलता बनाम चरितार्थ। इसका क्या तात्पर्य है? देखो, शुरू में लेखक बात करते हैं अस्त्र और शस्त्र की। पहले अस्त्र और शस्त्र का मामला समझ लेते हैं। अस्त्र तो क्या है, शस्त्र क्या है? कई बार हमारे हिंदी में शब्द भेद के लिए आ भी जाता है अस्त्र और शस्त्र में क्या फर्क है। ठीक है, तो अस्त्र तो वो होते हैं जिनको हम हाथ में पकड़ कर चलाए, शस्त्र वो होते हैं जो फेंक कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन आप दूर कर लीजिएगा। अस्त्र और शस्त्र में कई बार पूछा जा सकता है, वैसे इस परीक्षा में कोई नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है,
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के परिचय की चिंता मत करिए, वो अलग से विस्तार से जानना बाकी है। तो सफलता बनाम चरितार्थ। तो पहले तो सफलता क्या, यहाँ पर सफलता से क्या मतलब है? सफलता से मित्रों तात्पर्य है कि हम कुछ हजार सालों के इतिहास से हमारे इतिहास को जानते आ रहे हैं। उन हजार सालों पहले हम क्या थे? शुरू में हम आदि मनुष्य थे, जानवर थे। उस समय पे हमारे नाखून थे। पूरी बात समझना, आप एक 10वीं क्लास का निबंध है ये, उसकी तरह ही समझना। नाखून थे, नाखून हमारे काम में आते थे, हमारी आत्मरक्षा, हमारे भोजन और हमारे दैनिक जीवन के उपयोग के लिए। भाई हमारी आत्मरक्षा दैनिक जीवन के उपयोग के लिए और भोजन सामग्री इत्यादि इकट्ठा करने के लिए काम आते थे नाखून। ठीक है, ये तो आपकी बात हुई। तो धीरे धीरे जब हम आदि मानव से कहाँ पहुंचे, चलते चलते हम आज के मनुष्य पर पहुंच गए, जो टेक्नोलॉजी में विश्वास रखता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से सारा काम चलता है हमारा। तो वो आपकी हो गई सफलता। और चलते चलते इन्होंने हथियारों का आविष्कार भी कर लिया। ठीक है, पहले तो क्या थे? हमारे नाखून ही हथियार थे। कितना बदल गया जमाना, है ना? नाखून ही हथियार थे, कहां पर हमने अब नया शोध कर करके नए नए हथियार बना लिए। ऐसे ऐसे हथियार जो 1 मिनट में आधी दुनिया साफ कर सकते हैं, 1 मिनट में पूरी दुनिया भी साफ कर सकते हैं। ऐसे भी हथियार हमारे पास आ गए हैं, मनुष्यों के पास। अब चरितार्थ क्या है इसमें? तो मित्रों चरितार्थ का मतलब यहाँ पर ये है कि जब मनुष्य ये हथियार बना रहा है, तब वो अपनी पशुता को बढ़ाता जा रहा है, लेकिन उसके अंतःकरण का जो मनुष्यत्व है वो धीरे धीरे जागृत भी रहता है, और वो लगातार शांति की खोज में भटक रहा है। बाहर से ही सही, दिखावटी ही सही, लेकिन शांति की खोज में तो वो है, मानवता की खोज में तो है। मनुष्य लगातार कोशिश कर रहा है। नाखून जितने बढ़ेंगे उतने काट दिए जाएंगे, मतलब आतंकवाद जितना बढ़ेगा उतना उसको दबाने की कोशिश तो की जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता तो अराजकता फैल जाती, धरती पर सब कुछ बराबर हो जाता, है ना? तो यहाँ पर संयम की ही तो बात कर रहे हैं लेखक, कि ये संयम है तो थोड़ा सा और बढ़े, बस इतना ही लेखक का उद्देश्य है। तो वो कह रहे हैं कि शांति और मानवता का जो स्थापत्य है वो भी चल रहा है बराबर। तो ये थोड़ा एक समन्वय सा बना हुआ है। मनुष्य हिंसा का विकास भी करता जा रहा है और मनुष्य शांति की खोज में भी बढ़ता जा रहा है। एक और तो साधु महात्मा बढ़ते जा रहे, दूसरी ओर आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। तो वो एक संयम सा बना हुआ है सृष्टि पर। वो सफलता बनाम चरितार्थ है। चरितार्थ का मतलब यह है मनुष्य अपने मनुष्यत्व का बोध कर सके, तो वो किया हुआ है। और बोध जब हो जाता है मनुष्य को तो वो छोड़ देता है यार। ठीक है, दूसरा क्या था बिंदु हमारे यहाँ पर? दूसरा आपका बिंदु था एक स्वाधीनता का बिंदु चला था, इंडिपेंडेंस बनाम स्वाधीनता। तो ये इंडिपेंडेंस तो है आपका अंग्रेजी शब्द, ठीक है, और स्वाधीनता है अपना भारतीय शब्द। तो पहले तो इंडिपेंडेंस को समझते हैं, ठीक है, और स्वाधीनता को समझते हैं। तो इंडिपेंडेंस का तो शाब्दिक अर्थ है स्वनिर्भर, अपने आप पर निर्भर, मतलब खुद पर ही निर्भर, सब कुछ खुद ही कर सकना। लेकिन इसमें खुद पर कोई बंधन नहीं है, यानी सभी तरह के बंधनों से मुक्त।
सभी तरह के बंधनों से जो मुक्ति है ना, ये आपका इंडिपेंडेंस होता है, फ्रीडम दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इसको, है ना। फ्रीडम में आपका इंडिपेंडेंस अर्थ जोड़ सकते हैं हम, और लेकिन फ्रीडम का थोड़ा सा अलग अर्थ भी हम ले लेते हैं, बिल्कुल खुली छूट। और इसमें यह है कि खुद पर निर्भर है, छूट रखो, नियंत्रण की कोई बात नहीं है यहां पर, इतना सा समझना है। और यहां पर क्या है, अधीन तो मनुष्य है, लेकिन किसके? खुद के, खुद के ही अधीन रहना, मतलब नियम और अनुशासन। अनुशासन तो समझते हैं ना आप, मतलब एक ऐसा अनुशासन जो खुद पर ही बनाया गया हो, सो खुद पर ही नियंत्रण हो, मतलब ये सफलता के चक्कर में चरितार्थ को नहीं भूले, वो मतलब है। और यहाँ इंडिपेंडेंस का मतलब है आप कुछ भी करो, खुली छूट। तो यहाँ स्वाधीनता शब्द हमने ज्यादा उपयोगी समझा, हम स्वाधीनता या स्वतंत्रता कह देते हैं, है ना। तो स्वाधीनता या स्वराज, यहां पर स्वराज भी आ सकता है, स्वाधीनता या स्वराज हमने ज्यादा उपयोगी समझा बजाय किसके? इंडिपेंडेंस के, ठीक है। तो स्वाधीनता अच्छा शब्द है हमारे लिए, और ये है हमारी सफलता बढ़ने का एकमात्र बाहरी दिखावा। खुद पर नियंत्रण नहीं होगा तो मनुष्य का मनुष्यत्व नहीं होगा, है ना। तो कुल मिला के मानवीय गुणों का विकास अगर है मनुष्य में, स्वाधीन, खुद पर नियंत्रण है, स्वानुशासन है, तो मनुष्य स्वाधीन कहलाएगा। लेखक ने यहाँ यही बात स्पष्ट करने की कोशिश की है कि स्वाधीन मनुष्य को होना चाहिए, न कि इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब है कि बिल्कुल खुली तरह की छूट रखना। ये 4 से 5 यहाँ पर टॉपिक थे आपके, ठीक है। और एक है गांधीवाद का, गांधी दर्शन का यहाँ पर लेखक ने प्रभाव डालने की कोशिश की है। गांधी जी का संदेश वही आपका अहिंसा और शांति। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये पूरा का पूरा निबंध गांधी दर्शन पर प्रभावित है और आत्मपरक शैली में है। तो लेखक जाहिर सी बात है कुछ मन में दोनों प्रकार के विचार लेकर आएंगे। कुछ विचार ऐसे हैं जो सकारात्मक होते हुए भी नकारात्मक है, कुछ ऐसे नकारात्मक होते हुए भी सकारात्मक होते हैं, वही आपस में टकराते हैं विचार, और उन विचारों से हमारे समक्ष कुछ विशेष प्रश्न उपस्थित होते हैं। बस वो प्रश्न हमारे लिए ऐसे चिन्ह होते हैं जो हमें अपने आप में उद्वेलित करते हैं, आंदोलित करते हैं, चैलेंज करते हैं कि ये प्रश्न क्यों है और इसे हमें सॉल्व करना चाहिए, हमें इसमें भागीदारी डालनी चाहिए ताकि इससे कुछ अच्छा हो, समाज के लिए कुछ विशेष अच्छा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि समाज के लिए इस निबंध का क्या महत्व है, मैं स्पष्ट करूंगा। तो समाज के लिए इस निबंध का यही महत्व है कि वास्तव में एक तो स्वतंत्रता हमें मिलनी चाहिए, ठीक है क्या मित्रों। तो मैं बता रहा था कि इस निबंध का सामाजिक महत्व क्या है। वास्तव में स्वतंत्रता मिले, हम स्वाधीन बने, न कि इंडिपेंडेंस बने, ठीक है। मतलब स्वतंत्र नहीं हो, और स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ है स्वानुशासन। स्वानुशासित रहे हम, खुली छूट में रहेंगे तो हमें और मनुष्य में और जानवरों में कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। अब कुछ और बातें यहाँ बीच बीच में लेखक ने डाल दी है, मतलब सह विषय कह सकते हैं हम। तो कुछ ऐतिहासिक बिंदु भी है यहाँ पर। क्या है ऐतिहासिक तथ्य, देखिए ऐतिहासिकता में मनुष्य ने यहाँ पर कुछ आक्रांताओं की बात कही है, मनुष्य के विकास की बात कही है। भाई स्पेसीज थे हमारे, उससे धीरे धीरे कैसे हम बने, आदि मानव से लेकर के कैसे हम मनुष्य बने, ठीक है। कुछ वैज्ञानिक
वैज्ञानिकता में पहले तो शरीर विज्ञान और फिर वनस्पति विज्ञान की थोड़ी थोड़ी चर्चा यहाँ पर की है, और ऐतिहासिकता के रूप में कामसूत्र की बात करी है। वात्स्यायन का ये जो कामसूत्र है आपका, कामसूत्र के बारे में, नाखूनों की सजावट के बारे में भी बात लेखक ने हमसे की थी, है ना। नाखूनों की सजावट, कटिंग, नाखूनों की सजावट और काटने का जो नजरिया था ना, साउथ में अलग था भाई, साउथ में तो नजरिया अलग था और नॉर्थ में अलग, मुगलों के समय अलग। तो वो बातें यहाँ पर स्पष्ट करी है थोड़ा। और मतलब है नाखूनों को सिर्फ, नाखूनों को क्या क्या प्रयोग में लिया जाता था, एक तो हथियार थे नाखून, ठीक है भाई, एक तो नाखून हथियार थे आपके, दूसरे नाखून क्या थे, सजावट की वस्तु भी रहे हैं, अब भी रहे हैं। तो कोई पूछ ले आपसे कि नाखूनों का क्या प्रयोग रहा है, हथियार, आत्मरक्षा, मतलब शिकार कह सकते हैं, इसमें कई चीजें आ जाती है हथियार के भीतर, इसमें आप दुरुपयोग भी ले सकते हैं, उपयोग भी ले सकते हैं, ठीक है। और सज्जा यानी कि एक तरीके से अलंकरण, स्त्री अलंकरण के काम खास तौर पर ये नाखून आते हैं आपके, ठीक है। और इसमें बड़ी महत्वपूर्ण रूप से जो कही जाने वाली बात है वो सिर्फ इतनी है कि लेखक ने थोड़ी गहराई से विचारों को स्पष्ट करने की कोशिश की है, सीधा न कह करके दो विचार खड़े किए, दो विचार आपस में, दोनों विचार सही लग रहे थे, एक दूसरे को विपरीत तो लग रहे थे लेकिन अपने अपने में सही थे, फिर उन दोनों में थोड़ा टकराव हुआ और उनमें से कुछ विचार सही है, दोनों के कुछ कुछ विचार सही है, वो विचार कुल मिला के एक विशेष विचार होंगे, और वो विचारों की जो स्थापना होनी चाहिए वो समाज के लिए एक आदर्श प्रतीक होगा, और वो आदर्श की स्थापना लेखक करना चाहते हैं, वही इनकी संस्कृति है ना। संस्कृति क्या है, स्वयं मानवता, ठीक है। और यहां पर जो है सुंदरता क्या है, सौंदर्य क्या है, वो है मानवीय गुण, वही मनुष्यता। ये हम अगले निबंध में जानेंगे, जब हम नामवर सिंह द्वारा लिखित निबंध संस्कृति और सौंदर्य पढ़ेंगे, तब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये पूरा का पूरा निबंध आपके समक्ष एक बार अलग से व्याख्या हो जाएगी, क्योंकि ये निबंध ऐसा निबंध है जो आलोचना की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। इस निबंध को लेकर के नामवर सिंह ने इन पर कई सवाल किए, अशोक के फूल और नाखून क्यों बढ़ते हैं वाले निबंध पर, और ये इसी निबंध को लेकर के संस्कृति और सौंदर्य निबंध लिखा गया है, और आपके सौभाग्य की बात है कि वो भी हमारे सिलेबस में है, तो उसका हम निबंध के रूप में न लेकर के आलोचना के रूप में विश्लेषण करेंगे, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी दृष्टिकोण हमारे सामने आ जाएगा। फिलहाल के लिए वक्त हो चला है इस सत्र को विराम देने का। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो थे वो छोड़कर चले हैं आपके लिए, प्रश्न की श्रृंखला डिजिटल तरीके से रहे तो थोड़ा बेहतर रहेगा, उसमें आप उत्तर भी दे सकते हैं, साथ के साथ ही लाइव चैट के माध्यम से, और थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा उसमें ना। तो फिलहाल के लिए आपको ये चीजें मैंने समझा दी है, यहाँ पर जो लिखी हुई चीजें हैं आपको थोड़ी कम लग रही होंगी, लेकिन ये लिखी हुई चीजों से ज्यादा मैंने आपको जो समझाया है वो चीजें महत्वपूर्ण है। कुछ विद्वानों के विचार जो है इस पर, एक दो विद्वान जो विचार आलोचनात्मक तरीके से देते हैं, वो विचार आपके इस पर जरूर हो सकते हैं, वो मैं आपको जब प्रश्नोत्तर के साथ बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आप दीजिए इजाजत, एक बार आप इसे अपनी नोटबुक में नोट करिए, फिर बात करते हैं थोड़ा और। तो मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति जैसे कि नाखूनों का बढ़ना है, सवाल का पूछना है ना, और जो हमारे भीतर
की प्रवृत्तियां हैं वो अपने आप जाग जाती है, वैसे ही आपके भीतर पढ़ने की थोड़ी प्रवृत्ति जागनी चाहिए, तभी आपको परीक्षा में सफलता हासिल होगी। अन्यथा मैं आपको कितना बता लूं, आप कितना प्रयास कर ले, कोई फायदा नहीं है। आप थोड़ा सा रेगुलर हो जाइए और जो चीजें यहाँ पर बताई जा रही है, जो चीज यहाँ नहीं बताई जा रही है, उसका भी ध्यान रखिए। मेरा मूल उद्देश्य ये था कि आप पे जो चीज छूटी है उसको पहले बताना, है ना। ये चीजें आपको बहुत कम मिलेगी। निबंध और जो अन्य विधाएं हैं उनको बहुत कम ध्यान दिया जाता है। 10वां 9वां जो अध्याय एक तरीके से उस पर कोई खास ध्यान नहीं देता है, तो हम उसी पर बात करेंगे। और आपने लगभग थोड़ा बहुत कहीं न कहीं से हिंदी साहित्य का इतिहास ही पढ़ा होगा, और महत्वपूर्ण जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ उसकी श्रृंखला हम चला देंगे। इतिहास के जरिए से हमने आपको सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे साहब वाली जो पुस्तक है वो चला रखी है। उस पुस्तक में आपको लगभग हिंदी साहित्य के इतिहास की मोटी-मोटी सारी बातें कवर करने को मिल जाएगी। हिंदी भाषा का विकास भी उसमें लगभग मिल जाएगा। 1-2 पुस्तक और कुछ हो सके तो मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन पूरी तरह जो हम यहाँ पर बोर्ड पर पढ़ रहे हैं वो हिंदी साहित्य का इतिहास, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, ये थोड़ा सा बहुत एक तरीके से हार्डली हो जाएगा। टाइम हमारे पास इतना है नहीं, इसलिए हम 2 यूनिट यहाँ पर पूरी तरह से पढ़ेंगे। उसके अलावा जो आपका है अन्य रिविजन के रूप में धुआंधार चलेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझें कि मैं आपके साथ हूँ परीक्षा तक, कोई दिक्कत नहीं है। आप सपोर्ट बनाकर रखेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। फिलहाल के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अगले सत्र में मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।